देखिए, आपको प्रेजेंटेशन में क्या करना है, कोई बताएगा? कोई और जो समझा हुआ है कि क्या करना है? चलिए हम बताते हैं टाइम बचाने के लिए। दरअसल जो टॉपिक आपको मिला है वो आपके कोर्स का है। आपको इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है कि और जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएं। जैसे क्लास में एक तरह से कह लीजिए कि आपको पढ़ाना है, और ऐसे पढ़ाना है कि उसमें सभी बच्चे जो नहीं पढ़े हैं अब तक वो भी उसको समझ जाएं। बात समझ में आई? तो आपने समझा कि क्या करना है? तो अब बताइए कि 5 यूनिट में आपका किस पोर्शन में प्रॉब्लम है? हैं? जो टॉपिक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, जितना ग्लोबल इमरजेंस ऑफ CSR, why CSR is taken as so important globally? बस आपके पास कुल 40 मिनट है, ठीक है? अब 40 मिनट में आप केवल उसको 30 मिनट मान के चलिए। 30 मिनट के अंदर आप जितना भी टॉपिक है उसको बांट लीजिए। टॉपिक में कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो क्लिष्ट हो सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत हो सकती है। आफ्टर ऑल उद्देश्य केवल बकबका देना नहीं है, हाँ, उद्देश्य समझाना है। और ये तब होगा जब आप समझ जाएंगे। पहले आपको समझना है, फिर समझाना है। दो बात। और तीसरी बात, समझाना इस तरह से है कि हर कोई उसको समझ जाए, समझ जाए। अब जो भी टॉपिक आपको मिला है आप उसको 30 मिनट के हिसाब से एलोकेट कर लीजिए। ठीक है, इस टॉपिक में इतना समय हम लोग लगाएंगे, इस टॉपिक में इतना समय लगाएंगे, इस टॉपिक में इतना समय लगाएंगे। आप मीटिंग में, अपनी पहली मीटिंग में ये कह सकते हैं कि सबको टॉपिक बांट दीजिए कि सब लोग कल पढ़ के आएंगे, पूरा पढ़ के आएंगे और इससे संबंधित मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे। तो दूसरी मीटिंग में, हाँ भाई आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया, क्या समझा, आपस में शेयर किया, बताया कि हमने ये पढ़ा और हमने ये समझा। फिर उस मीटिंग में यह तय होगा कि हम लोग जो कह रहे हैं कि हमने समझा, उसको अभी और समझने की जरूरत है। तो चलो एक दिन का और टाइम कि जो पोर्शन हो सकता है कि यह भी ऐसा लगे आवश्यकता कि पोर्शन को रीएलोकेट करना ठीक रहेगा। ठीक है, पहली बार जब हम पढ़ेंगे तब हमें एक आइडिया होगा कि वास्तव में पोर्शन का साइज क्या होना चाहिए, कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेवी लोड, किसी को बहुत कम। तो पहली बार जब सब लोग पढ़ के आएंगे तो उसको रीअलोकेट करने की आवश्यकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो रीअलोकेट कर लीजिए टॉपिक। अब वो जो टॉपिक आप अलोकेट कर रहे हैं वही आखिरी तक जाएगा। उतना टॉपिक का पोर्शन हर आदमी बार बार उसको पढ़ के अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके और अपना पीपीटी भी बनाता जाएगा। पीपीटी भी आप जो प्रपोर्शन है उसके हिसाब से तय कर सकते हैं कि तुम 4 पीपीटी स्लाइड बनाओगे, तुम 6 बनाओगे, तुम 5 बनाओगे। और इस तरह से हमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम 30 ही हो सकता है। 30 में पहला एक इंट्रोडक्शन वाला निकाल दीजिए और आखिरी थैंक यू वाला यानी क्वेश्चन, तो बचा 28 में ही। आप 28 में अपने सभी लोगों में अपने पीपीटी को तैयार करने की बात कहिए। फिर नेक्स्ट मीटिंग में जब सब लोग पढ़ के आएंगे तो सब कुछ ना कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम लगेगा, ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, ये पोर्शन कहाँ मिलेगा, हमको तो नहीं मिला। तो या तो वहीं पे हम उसको सर्च करने लगे, अगर किसी के पास मोबाइल में या लैपटॉप आप ले आ सकें कुछ लोग, तो फिर से ये देखो मिल गया। वैसे तो हर स्टूडेंट अपने में कैपेबल होना चाहिए कि उसको जो पोर्शन मिला है उसके लिए वो मैटर इंटरनेट से निकाल भी ले और सेलेक्ट भी कर ले कि वास्तव में
हमको क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। ये पूरी जिम्मेदारी हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का लेना पड़ेगा और उसको मेहनत करके चीजों को एलिमिनेट करके सेलेक्टिव कितना पोर्शन हमारे काम आएगा आगे चल करके, हालांकि उसमें भी आप 50% कर लेंगे। जब 2-3 बार पढ़ेंगे उसको सरसरी निगाह से, एक बार थारोली, तो आपको लगेगा कि क्या क्या पोर्शन फाइनली हमें जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी छांट लीजिए। अंत में बचा जो निथर करके आया, जो छन करके आया, वो 40-50 पेज आपके पास बच गया हर स्टूडेंट के पास। अब उस 40-50 पेज को बार बार पढ़ के समझना है, फिर सोचना है कि हम तो समझ गए, इसको समझाएंगे कैसे, क्या एग्जाम्पल लें। एक आध बार अभ्यास कर सकता है, उसको किताब बंद करके ये मान के कि हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं और ये टॉपिक समझा रहे हैं, तो आप घर में अभ्यास कर लिए। सब लोग पहले से तय कर लिया कि सब लोग पहले, अगर सब लोगों का तैयार हो गया पोर्शन तो सब लोग कल अभ्यास करके आएंगे। अभ्यास फिर दूसरे दिन जब जुटे तो अभ्यास में क्या क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, डिस्कस करेंगे। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को जो भी हेल्प कर सके उसे बताएगा। कोई ऐसा प्रपोर्शन लगा कि कोई एक व्यक्ति डील नहीं कर पा रहा है, तो उसको कोई गाइड कर सकता है, थोड़ी देर उसको पढ़ा सकता है, या आपस में फिर से एक्सचेंज कर सकता है एक दूसरे का, तुम हमारा ले लो, हमारा हम तुम्हारा ले लेते हैं, लाइक दैट। somehow you have every day you have to work 4-5 hours in such a manner that you could master on that portion. Master on that portion means आप किसी भी लेमैन को उसको अपने शब्दों में लिमिटेड टाइम में समझा सकें। लिमिटेड टाइम बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम मिल जाए तो जैसे कि कह कह के समझाते चले जाएंगे, समझे चाहे न समझे। लेकिन क्योंकि हमेशा लाइफ में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इस नाते यहाँ भी लिमिटेड रहेगा और उस स्ट्रिक्टली लिमिटेड टाइम में ही आपको अपना काम करना है। ऐसा तभी संभव है जब आप अपना काम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं और फिर आप उसको प्रेजेंटेशन के रूप में आप डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यही मुख्य काम है। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई गलती हो जाए तो फांसी पे लटका दिया जाएगा या कोई चीज छूट जाए, कोई चीज भूल गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे ही चले आए अपना आके लगे सीलिंग ताकने, हाँ, या कागज ले आ रहे हैं, सज्जी पढ़वे कर रहे हैं, पूरा धुआंधार पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज नहीं करना है। करना वो है जो आप कर सकते हैं। यू आर कैपेबल, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर, यू वांट टू डू दैट। सो आपको यही अपनी ताकत पहचाननी है कि आप वास्तव में अगर थोड़ा मन लगा के अपना काम कर दें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो भी मेहनत करेगा उसके हाथ में अंत में यही निष्कर्ष आएगा कि देखो बहुत ज्यादा तो हम मेहनत भी नहीं किए, इससे ज्यादा मेहनत कर सकते थे और इतना करने में हमने इतना बढ़िया किया। Everybody can do that. I just want to feel like that. Okay. So that is the objective. तो एक लाइन में फिर से सारी बात कही जाए तो आपको अपने सहपाठियों को वो पोर्शन जो आपके ग्रुप ने आपको दिया है वही पढ़ाना है। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ये, हाँ, हो जाएगा सबसे। पूरा प्रयास नहीं कहा जाता, हो जाएगा। ऐसे जब कहा जाता है तो मनवा में कुछ डर और शर्म रहता है, हम कहे हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा। सो एक तरीका ये भी है कि अपने सामने चैलेंज रखो, चैलेंज, अपने को चैलेंज करो कि हम ये करेंगे, हमने कह दिया हम करेंगे। अब कह दिया करेंगे तो किसी भी रो के चाहे गा के जी के चाहे मर के करना है। इसको कहते हैं कि अपने को चैलेंज करना। ठीक है, तो हमने कोई ऐसा काम नहीं दिया है जिसमें कि कोई बेहोश हो जाए, कोई मर जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए।
ऐसा काम नहीं ना दिया है, ऐसा काम दिया है जो वास्तव में हर व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम तो सबको देना है ना। कोई ट्रायल के लिए नहीं ना यहाँ पे आता है कि देखा जाएगा, मन होगा देंगे, मन होगा नहीं देंगे। तो वो अब बस से निकाल ले अपने को ग्रुप से, है ना। तो जितने लोगों को एग्जाम देना है, पढ़ना तो वही है, इसी बहाने तैयार भी हो जाएगा आपका, हाँ, आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप 7 ग्रुप है, हर ग्रुप में एक एक दर्जन लोग हैं, एक एक दर्जन टॉपिक तैयार किए हैं। आपका 5% पढ़ाई, अब 95% और लोग पढ़ा दे रहे हैं, 5% मेहनत में 100% का रिटर्न। कहीं ऐसा बिजनेस आपने सुना था? 5% इन्वेस्टमेंट और 100% रिटर्न। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? रिटर्न कैसे होगा? जब सब लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे और पढ़ाएंगे, तो सब आपका रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बाकी पोर्शन जो बहुत इजी है, सिंपल है, वो तो खूब अच्छे से यहाँ डिस्कशन हो ही गया। और ये पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है, वो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, हर आदमी के जिम्मे खाली 5% है या समटाइम्स लेस देन 5%, you are preparing only 5% or less than 5%, and you are getting 100%. So everybody will come out with his or her best, and you will be eager to know how our classmates themselves can teach us like a teacher. And every classmate has also got a challenge how to teach like a teacher. Okay, and that is very possible. बस केवल एक हफ्ता तैयारी करना है। इम्तिहान में तो फिर भी इससे 1 महीना तैयारी करना रहता है। और यहाँ कितना बढ़िया बिजनेस है कि 1 हफ्ते की तैयारी में 100% आपको तैयार हो जाना। एक अलग तरीका होगा, अलग मेथड होगा। आप अपने फ्रेंड से ही अपना लेक्चर सुनेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और आपकी ये क्यूरियोसिटी और आपका ये इंटरेस्ट आपके पूरे सिलेबस को तैयार करा देगा। ऐसा हमको लगता है। किसी को क्या लगता है कि सर ये सब ऐसे ही है, हो नहीं पाएगा? इज देयर एनीबॉडी हु थिंक लाइक दैट? हमने कहा है कि आपको कोई हिचक नहीं होना चाहिए, आप हमसे बिल्कुल ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप हमारी बात को डिसएग्री करते हैं तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगा। हम बस अधिक से अधिक यही पूछेंगे, कैसे, काहे, अधिक से अधिक। So, does anybody want to add anything to this plan so that this plan could be improvised? Yes, this is my plan, but you can further add something, you can change something, so that this plan could become more useful for all of you. So, anybody wants to add anything? चलिए, इसके लिए आपको समय जब चाहे तब आप ऐड कर सकते हैं। एनी टाइम यू गिव सजेशन, because I believe you can also give very useful suggestion, and any useful suggestion must be incorporated in any plan for the optimum benefits, for the maximum benefits. Do you agree with me? Okay, now let us come on to the Indian scenario. ये ग्रुप नंबर 1 का प्रपोर्शन है, आई थिंक, जिसमें भारत में सीएसआर के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। हमको नाम नहीं याद है, इस नाते हम 1 2 3 कह रहे हैं। ओके, सो हु इज ग्रुप नंबर 1? यस, आपके सारे मेंबर खड़े हो जाए, आपके ग्रुप के। आपके ग्रुप के सारे मेंबर खड़े हो जाएं।
कैसा ग्रुप है? 4 क्यों है सर? 5 है? हाँ? हाँ? आए नहीं है, अक्सर नहीं आते हैं, आज नहीं आए। तो आपने क्या किया अब तक? आपका सबको, हर मेंबर को आपने अपना टास्क असाइन कर दिया? कहां तक बात पहुंची? सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? हैं? क्या वो स्लाइड, यू सी स्लाइड इज द लास्ट, स्लाइड में कितना मेहनत लगना है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपका कंटेंट पर पूरा कमांड हो जाना। स्लाइड तो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा भाई। 12 लोग 4 स्लाइड बना रहे हैं, अपने आप 48 हो गए, उसे तो 12 लोग तीन तीन बनाना ही पड़ेगा, तब भी ज्यादा हो जाएगा। 3 स्लाइड बनाने में कितना टाइम लगेगा? सब लोग स्लाइड ले आएंगे, लास्ट में सब कंपाइल हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति उसका एनिमेशन वगैरह फाइनल कर देगा। तो स्लाइड बनाना, यू सी व्हाट हैपेंस, एग्जाम में भी ऐसे होता है कि हम अक्सर लेस इंपॉर्टेंट चीज पर ज्यादा समय खर्च कर देते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर समय हमें बचता ही नहीं है। सो रिसोर्स एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर रिसोर्स इज टाइम, टाइम एंड एनर्जी। आपके मेंबर्स कितना थक जाएंगे पढ़ने में और उनके पास कितना टाइम है। आफ्टर ऑल मान लिया कि एवरी मेंबर कैन गिव 4 to 5 hours every day and you have only 6 days remaining, okay? तो इन दैट केस हमेशा 7 दिन बचा है तो 6 दिन मानिए, 30 स्लाइड बनाना है तो 28 मानिए, ठीक है? लाइक दैट सम रिड्यूस करके प्लान करिए, क्योंकि जब एक्चुअल में हम जाते हैं तो वास्तव में जो हमारा प्लान होता है उससे ज्यादा या एक हम फ्लक्चुएशन रखते हैं, तो हमें मैनेज करने में आसानी होती है, ठीक है? तो स्लाइड प्रिपरेशन तो कोई काम है या नहीं है, वास्तव में काम है। स्लाइड प्रिपरेशन में कितना टाइम, अगर आपका मैटर इकट्ठा हो गया एक स्टूडेंट का, तो हार्डली 1 आवर। 3 स्लाइड बनाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा ही तो लगेगा अधिक से अधिक। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग, यू सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी हो गई या नहीं हो गई। हर ग्रुप के लिए एक प्लान भी हो सकता है कि हाउ टू इंश्योर दैट every member's concept clarity is achieved. There may be a plan, and group leader and everybody else can think how to ensure that every member has done his or her job in the perfect most manner. कुछ कमी रह सकती है, फिर से उसको सजेशन दिया जा सकता है। सब लोग सजेशन देंगे तो उसको भी समझ में आएगा और उसको फिर से वो इम्प्रूव करेगा। समटाइम्स टेंशन की वजह से किसी एक के दिमाग में कोई बात नहीं आती है, सो अदर members in the group can help that particular member on that particular topic, okay? So this is how the team works. So हमेशा थोड़ा सा बफर रख के प्लान करिए। बफर मतलब थोड़ा टाइम रिजर्व करके, हाँ, जितना आपके पास 7 दिन है तो 6 दिन मानिए, लाइक दैट, देन आपको कोप अप करने में आसानी होगी। तो आपका जो पोर्शन है, पोर्शन क्या है, पढ़िए अपना। ओके, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरियस मॉडल्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, ये किसके पोर्शन में है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया सेकंड में है। ओके, बैठ जाइए। अब आप, अब इनकी बारी। आप लोग सभी मेंबर्स खड़े हो जाइए। 4 तो 6, हाँ, पर पूछ लीजिए। हाँ, न्यू मेंबर आप रख लीजिए, लेकिन जो एग्जिट कर रहे हैं उनका नमूना हमको दे दीजिएगा। हाँ। भाई एग्जिट क्यों कर रहे हैं जरा हम उससे पूछेंगे, और क्यों बाद में किया ये भी पूछेंगे, और उनका नाम दर्ज हो जाएगा डिफॉल्टर्स में। तो हमको ये भी जानना है इसी माध्यम से कि सेशनल में किसको कितना नंबर मिलना चाहिए, है ना? तो जो एग्जिट कर रहे हैं किसी को जबरदस्ती तो रोका नहीं जा सकता है, जाने दीजिए, लेकिन नाम हमको बताना होगा उनका।
और आप जितने लोग जाने दीजिए और नए मेंबर रख लीजिए। हो सके तो बिहाना भर बता दीजिए कि कौन कौन छोड़ा। आज वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा नाम, ठीक है। तो दे विल बी रिमूव फ्रॉम द टीचमेंट ऑल्सो, एंड दे विल ऑल्सो बी आस्क्ड क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड, एंड दे विल बी मार्क्ड फॉर फर्दर एक्शंस। ओके, तो बैठिए आप। और कोई सवाल? और कोई नहीं? अब आपके ग्रुप में 2 2 4 2 6, बाकी 6 लोग कहाँ हैं? कल खड़ा करते तब वो इतने ही लोग निकलते हैं। अब हम वेरीफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो आप 10 कह दीजिए, 12 कह दीजिए, 11 कह दीजिए। हाँ? इतना खलियर नहीं बैठे हैं। सो who is preparing this portion? Corporate governance in India. Who is preparing? Yes, good. अब आप खड़े रहिए, बाकी सब लोग बैठ जाइए। क्या पढ़ाई की आपने? कारपोरेट गवर्नेंस के लिए भारत में कौन कौन रेगुलेटर्स हैं? हु आर द रेगुलेटर्स हु आर रेगुलेटिंग कारपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया? आप कर रहे हैं? तो हु आर what are the institutions or regulatory bodies which are taking care of corporate governance in India? सुनिए, बात नहीं करिए प्लीज, बात सुनिए सबकी। हाँ बोलिए आपसे। लेकिन 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो आपको ये भी बताना होगा कि 56 में बहुत सारी कमियां थी, जिससे कि लगा कि अब इसको रिवाइज करना है, इसलिए 56 साल बाद इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 was revised, and therefore there came into being a new Companies Act, Indian Companies Act 2013, and it has enough good arrangements, good proportion of arrangements for regulating corporate governance. ठीक, चलिए इसके आगे बताइए। गुड 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 गुड, वेरी गुड। और बहुत अच्छा ये तैयार कर रहे हैं, ये बिल्कुल बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब इतनी देर इनसे बात करने पे पता चला कि हाँ ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इनको सारी चीजें एक आइडिया लग चुकी हैं। ठीक है, तो दिस वे हर ग्रुप में हर मेंबर्स को इस तरह से टाइम देना होगा। अब तक आपने कितना घंटा इस प्रिपरेशन में खर्च किया है रोजाना? नहीं, अभी तक 2 ही घंटे में इतना तैयार हुआ है। कहीं आपने कितना घंटा तैयारी की? आप ग्रुप लीडर हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बैठिए। So this way, I just told you, a group leader may have some additional workload. Therefore, I can accept that she has not got enough time to go through the chapters and contents. But the members, yes, they have done their job and they are doing very well. So this way, every group can test and instruct their members. You are not doing well. जस्ट मीटिंग होता है, उसमें सवाल पूछिए, ऐसे ही सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, उत्तर देना जरूर कठिन है, सवाल पूछना कठिन नहीं है। तो इससे हर मेंबर को अपने बारे में पता भी चल जाएगा कि हम तो समझते थे कि हमारा तैयार हो गया, लेकिन पूछा गया तो हम बता नहीं। सो दिस ट्रायल एंड एरर, दिस वे, दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू प्रोसीड टुवर्ड्स परफेक्शन। डे 1 से परफेक्शन नहीं आता, बट
you have to keep a watch on your progress, whether you are going in right direction or not. And your group meeting is quite useful in that sense. Do you agree with me? Okay. So now let us come on to, in fact, जो मेजर रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनका कारपोरेट गवर्नेंस पे निगाह रखता है, या यूं कहें कि जो भारत में कारपोरेट गवर्नेंस को का मार्ग प्रशस्त करते हैं या उनके लिए माहौल तैयार करते हैं या इंश्योर करते हैं कि यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस राइट मैनर में कैसे प्रोसीड करे, उसके लिए कम से कम ये 9 संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से कई को इन्होंने बताया भी, जैसे इंडियन कंपनी एक्ट 2013, किताब में भी यही लिखा है जो इन्होंने बताया, लेकिन जब ये पढ़े होंगे तो बात 1956 से शुरू करेंगे, चूंकि मेजर कंपनीज एक्ट वही है। देन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, then third Securities and Exchange Board of India Act 1992, the listing agreements of the Indian Stock Exchange 31st December 2015, the National Depositories Act 1956, the Chartered Accountants Act 1949, the Company Secretaries Act 1980, Financial and Accounting Standards, Corporate Governance, Rating Mechanism, etc. So these are the 9 institutions, and you have to tell a little bit about everyone and what is the role of each and every in paving the way for corporate governance in India. You got my point? Moreover, you see, 2013 में जो इंडियन कंपनीज एक्ट रिवाइज किया गया, वास्तव में उसके लिए क्या प्रयास किया गया जिससे कि कारपोरेट गवर्नेंस के लिए एक समुचित माहौल बन सके। तो उन मेजर जो एफर्ट्स हैं उसमें पहली बात, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया गया कि हर कंपनी को साल के अंत में अपने एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं। रिपोर्ट इसलिए कि जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जो सप्लायर है, या एवरी स्टेक होल्डर शुड बिकम अवेयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द कंपनी, हाउ थिंग्स प्रोसीड इन द कंपनी, वेदर इट इज सब कुछ ओके है कि नहीं कंपनी में। ऐसा आश्वस्त करने के लिए हर कंपनी को साल के अंत में अपने एनुअल रिपोर्ट्स के साथ आना होता है। पहले बहुत सिंपल बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और कुछ और स्टेटमेंट्स बस सबमिट करने होते थे। लेकिन 2013 में जो कंपनीज एक्ट रिवाइज किया गया, इसको और रोबस्ट बनाया गया, और इसके अलावा हायर ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटिंग कंपनी में लेखा जोखा, उसका स्टेटस, अकाउंटिंग स्टेटस सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑडिटिंग की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ऑडिटिंग की व्यवस्था जब तक रिगरस नहीं होगी, सैंपल ऑडिटिंग भी होता है, सैंपल चेक करके रिपोर्ट दे देते हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है उसको इजिली ना ले, टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए गए इस नए प्रोविजंस के माध्यम से। तीसरा, जो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ कंपनी fails to understand the risk, then all the stakeholders fall in trap to this risk. So in order to safeguard all the stakeholders, risk management strategy was emphasized much more now onward. Fourth, emphasis on investor protection. इन्वेस्टर जो पैसा अपना लगाते हैं उनको ज्यादा सुरक्षा कैसे दिया जाए। कंपनी में तो पैसा लोगों ने लगा दिया,
मैनेजर्स कॉम्पिटेंट नहीं हुए, पैसा डुबो दिए, ऐसे निर्णय लिए कि कंपनी फेल कर गई। हु इज रिस्पॉन्सिबल देयर? इफ दिस सिचुएशन प्रिवेल्स, हमेशा अगले बार इन्वेस्टर भय खाएंगे, डरेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा माहौल किसी देश में हो जाए कि इन्वेस्टर डरने लगे, इन्वेस्टमेंट करने से भागने लगे, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा कि नहीं होगा? It will become fatal. It will become very dangerous for the economy as a whole. So, a broader emphasis was laid on the risk management process. Then, composition of directors, composition of board of directors members and their responsibilities. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते हैं शेयर होल्डर्स, उनका कंपोजिशन और केयरफुली उसको ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि उनका कंपोजिशन एक सॉलिड कंपोजिशन हो, ऐसे लोग ही उसमें आ पाए जो किसी कंपनी का प्रबंधन करने के लिए एफिशिएंट हो। ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिससे कि कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुड बी बैलेंस्ड एंड प्रॉपर, and they could be held later on for the responsibilities. Then board committees. There are various committees constituted by the board of directors and sometimes by the shareholders themselves. How this provision for constitution of committee can not only safeguard the companies but also pave the way for a good governance, ultimately or finally an environment for good corporate governance could be ensured by all these means. Then next, inclusive corporate social responsibility. इंक्लूसिव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हर व्यक्ति को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए, जिससे कि सभी को अपनी अपनी भूमिका का अंदाजा हो, सभी को उसका संज्ञान हो। और लास्टली, कंपल्सरी विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म क्या है? विसल ब्लोअर उसको कहते हैं जो किसी व्यवस्था की कमियों को, जैसे भ्रष्टाचार, बेईमानी, कोई इम्बेजलमेंट, कोई फ्रॉड हो रहा है और उसके बारे में वो बताना चाहता है, लेकिन डरता है कि हम बताएंगे तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये हमारी हत्या कर देंगे, या कहीं बात हम बता रहे हैं और कहीं सुनी न जाए और हमारा नाम भी बाहर आ जाए। कोई भी जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी का पर्दाफाश करता है वह चाहता है कि हमारा नाम सामने ना आए। ऐसा होना भी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति इतना जोखिम लेकर के कहीं किसी भ्रष्टाचार को बता रहा है तो उसकी रक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे कि क्रिमिनल्स तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि और कोई ऐसी जुर्रत ना करे, हिम्मत ना करे। तो विसल ब्लोअर उनको कहते हैं जो किसी संस्था में भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। और लगभग सभी देशों में, हमारे देश में भी ऐसे ही विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए तमाम प्रोविजंस किए गए हैं। हमारे इन विभिन्न रेगुलेटरी जो प्रोविजंस हैं उनमें भी ऐसे विसल ब्लोअर के लिए तमाम तरह के सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। इस प्रकार एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए ये 9 टूल्स हैं, 8 टूल्स हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वास्तव में हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक समुचित माहौल तैयार हो। अब हम 2013 का जो यह कंपनीज एक्ट रिवाइज हुआ है, हम पहले भी कह चुके हैं कि 1956 की तुलना में 2013 में जो ये, वैसे तो रिवीजन हर 2 साल 3 साल पे कुछ न कुछ होता रहा। आप कंपनीज एक्ट की किताब पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह के कंपनीज एक्ट की बात सुनेंगे, लेकिन जो मेजर हमारा कंपनीज एक्ट है वो सबसे पहले हमारे सामने उभर करके आया था 1956 में। कंपनीज एक्ट की पहले निर्माण तो 1948 या 1949 में, या उसके पहले भी 1948-49 देश की स्वतंत्रता के बाद उसको रिवाइज किया गया और फिर 1956 में उसका ऐसा पुख्ता स्वरूप बना जो लगा कि हाँ अब बन गया है, हमारे देश के लिए यही मुफीद है। लेकिन
स्थितियां चेंज होती रहती है, बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता रहता है, और उस बदलाव के साथ हमारे जो रेगुलेशन मेथड है, जो हमारे एक्ट हैं, जो हमारे प्रोविजन है, उनमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। और इन सब को धीरे धीरे ले जा करके कहीं हम एक मेजर चेंज करते हैं, जो फिर से वह एक नया माइलस्टोन कहलाता है। यानी एक मेजर एक्ट हमें जो 1956 के बाद मिला, वो 2013 में। अब इस 2013 में जो कंपनीज एक्ट रिवाइज हुआ, वास्तव में कारपोरेट गवर्नेंस को लेकर के ही इसमें 8-10 बड़े सॉलिड प्रोविजंस थे। वो क्या थे, उनको जानना जरूरी है। यह जो 8-10 सॉलिड प्रोविजंस कारपोरेट गवर्नेंस को ही ध्यान में रख करके किए गए, वो कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, इंक्रीज रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स डिसाइड किया गया, वो तो कंपनीज एक्ट में ही बनाया गया। जब आपने कारपोरेट अकाउंटिंग पढ़ा था तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, ये सब पढ़ा था ना कंपनी अकाउंटिंग में, कि किसी कंपनी का बैंक का अगर बैलेंस शीट बनना है तो इस तरह से बनेगा, बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस बनना है अकाउंट तो इस तरह बनेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सारी जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, उनका स्वरूप फिक्स कर दिया जाता है, ताकि अपने से कोई कहे देखो हो तो गया, लो बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में कुछ रहबे न करे। बैलेंस शीट काम लायक हो, इसके लिए उसका प्रोविजन कि इतना 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 चीज जरूर हो। तो सबसे पहला चीज कि जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स था, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया गया और उसको बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस ज्यादा रोबस्ट हो, इसके लिए अनेक प्रावधान किए गए। तीसरा, कंपल्सरी विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। हर कंपनी में विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसके लिए कंपल्सरी प्रावधान इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में किया गया। चौथा, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोर्ड मेंबर्स कौन हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके लिए इसेंशियल बातें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यह सब नए सिरे से डिफाइन किया गया। बोर्ड कमेटीज की बात अभी हमने की। इंक्लूसिव कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज्यादा, सीएसआर का प्रावधान सबसे पहले लाया गया। निश्चित टर्नओवर, 3-4 कैटेगरीज कंपनी की बनाई गई कि अगर ऐसी ऐसी कंपनी है तो उसके अपने नेट प्रॉफिट का 2% या उससे ज्यादा सीएसआर पे व्यय करना है। जब कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर जाने के लिए हम बाध्य करते हैं, तो इससे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बल मिलता है। और इस विचारधारा के साथ इस कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले एक कंपल्सरी प्रोविजन, मैंडेटरी प्रोविजन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। आशा है कि आने वाले वर्षों में यह लगभग सभी कंपनियों के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रोपोर्शन में मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर तो दूर से आपके प्रॉस्पेक्टस के, आपके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ करके और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके बारे में एक अंदाजा लगा करके आपकी कंपनी में विनियोजन करता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को अगर बार बार नुकसान होगा, उनको शॉक लगेगा, तो इससे इन्वेस्टमेंट के माहौल को धक्का पहुंचेगा। तो इस तरह का माहौल ना उत्पन्न हो, इसके लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और यह इस नए कंपनीज एक्ट में बहुत दमदारी से इस काम को किया गया। और लास्ट में, हायर ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी। ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटर्स को भी इसमें लाया गया, ताकि ऑडिटर्स जो सर्टिफाई करते हैं कि इनका अकाउंट दुरुस्त है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है बैलेंस शीट, उनको भी और जिम्मेदार बनाया जाए। यदि बाद में अगर किसी नियम का उल्लंघन पाया जाता है, तो किस प्रकार से उनके लिए दंड की व्यवस्था, यह सब सुनिश्चित करते हुए, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन, नित्य नए उस पे शोध, ये गैप, इंडियन गैप के बारे में नए तरीके से सोचना, ये सारे ऐसे प्रावधान थे, खास करके इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माहौल को एक अच्छा टच देने या एक अच्छा ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, फिर आगे हम लोग इस बात करेंगे। लेकिन आगे कल आपका वर्कशॉप है 12 से 2:30 बजे तक सेमिनार हॉल में। ठीक है, तो सभी लोग सेमिनार हॉल में आएंगे 12 से 2:30। हाँ 1 मिनट, हाँ थर्सडे, आज क्या है, मंगल है। हाँ तो परसों, परसों 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 थर्सडे है ना, आज 26 तारीख है जी। ठीक है, परसों, परसों भी तो हमारा क्लास होता ही है, तो परसों 12 से 2:30। ठीक है, आपको वही सेमिनार हॉल में आना होगा। थैंक यू।